है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारें, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पंक्तियां अटल बिहारी वाजपेयी की हैं और देश के महान कवि, साहित्यकार, 10वें प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू के साथ से लेकर के नरेंद्र मोदी तक के साथ दिखने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया हो, आज उनके जन्मदिन पर उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। नमस्कार, मैं मुकेश सर उपस्थित हूं। आज प्रखर वक्ता, देश के प्रहरी, जाति धर्म राजनीतिक कूटनीति से अलग छवि रखने वाले महान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन पर चले करके आज हम उनके व्यक्तित्व, आदर्शों, राजनीतिक कैरियर इत्यादि क्षेत्रों पर संपूर्ण प्रकाश डालेंगे। सभी को ज्ञात है, वे अपने छवि, अपनी ओजस्वी भाषण और प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। संजोग वे हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन आज उनकी 100वीं जयंती 24 अक्टूबर 1924 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता कृष्णा देवी। वैसे इनका मूल परिवार उत्तर प्रदेश से रहा, लेकिन इनके पिता एक अध्यापक का कार्य ग्वालियर में करने के कारण उनका परिवार वहीं शिफ्ट हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में हुई और सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने पाया। फिर इनके पिता एक अध्यापक के साथ साथ एक अच्छे कवि और हिंदी के वक्ता थे, साहित्यिक ज्ञान रखते थे, अभिरुचि थी। तो ये गुण इनमें जेनेटिक आ गया, वंशानुगत आ गया। और अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद में डीएवी स्कूल से उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए किया। तब तक देश के में आजादी का शंखनाद हो चुका था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये भी कूद पड़े, क्योंकि 1939 में इनका संबंध संघ से हो गया था। संघ की इन्होंने सदस्यता ले रखी थी और भाई के प्रेरणा स्वरूप 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन
क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने हिस्सा लिया और पहली बार जेल यातनाएं सहनी पड़ी। फिर 1944 में इन्होंने अपने ही पिता के साथ एलएलबी में नामांकन लिया, लेकिन देश की आजादी और विभाजन के दंश को देखते हुए इन्होंने अपनी एलएलबी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ करके देश सेवा या जन सेवा में जुट गए। शुरू से अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक होने के कारण इनकी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ती चली गई। 1952 के प्रथम चुनाव में जो संघ थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, उनकी एक राजनीतिक पार्टी बनी जनसंघ, और उस जनसंघ के ये सदस्य बने। लेकिन 52 के चुनाव में युवा होने के कारण इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अगले चुनाव 57 में चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव ये हार गए। लेकिन इन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में भेज दिया गया, यानी राज्यसभा सांसद के रूप में संसद भवन पहुंचे। और उसी संसद में एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस युवा को कभी न कभी देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका अवश्य मिलेगा। अर्थात प्रथम प्रधानमंत्री के साथ भी इन्होंने सदन में अपनी सदस्यता, अपनी भूमिका निभाई। और पचहत्तर 76 जिस समय देश में इमरजेंसी लगा, उस इमरजेंसी में कांग्रेस के विरोधी होने के कारण ये जेल चले गए और लगभग 18 महीने इन्होंने जेल में बिताया। उस 18 महीने में इन्होंने कांग्रेस पर प्रहार कविताओं के माध्यम से किया। फिर 77 में इमरजेंसी समाप्त होने के बाद में देश की जितनी बड़ी गैर कांग्रेसी पार्टियां थी, सबने मिलकर के जनता पार्टी का गठन किया। और जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री हुए और इस समय इनको विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय चुनने का ऑप्शन प्राप्त हुआ और इन्होंने बिना सोचे विचारे बेहिचक विदेश मंत्रालय लेना स्वीकार किया। संयोग उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन होना था, जिसमें ये भाग लेने पहुंचे और पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने हिंदी में भाषण दिया। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले ये प्रथम राजनेता हुए और इससे भारत का कद
ऊंचा हुआ, हिंदी को एक बड़ी भाषा के रूप में प्रतिस्थापित हुआ और हिंदी को गौरवान्वित करने का कार्य किया। लेकिन 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और पार्टी में जितने जनसंघ के सदस्य थे वे सभी आरएसएस के भी सदस्य थे, अर्थात दोहरी सदस्यता को लेकर के उस पार्टी के अंदर मुद्दा गरमाया और पार्टी ने जनता पार्टी में के सदस्यों पर संघ के सदस्य होने का प्रतिबंध लगा दिया कि जो संघ के सदस्य होंगे वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं होंगे, जिसका अटल जी ने कड़ा विरोध किया और असंतुष्ट होते हुए 1980 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भाजपा के महान नेता या संघ के कर्मठ सिपाही लाल कृष्ण आडवाणी इनके सहयोगी थे। उसके पूर्व अटल जी 1968 से लेकर 1973 तक जनसंघ के अध्यक्ष रह चुके थे और फिर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी के कंधों पर दी गई और उस प्रथम आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीटें जीत पाई। लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। 85 के चुनाव में अर्थात 84-85 में इनका आंकड़ा बढ़ता चला गया और यह आंकड़ा 1996 आते आते सबसे बड़ी पार्टी यानी लार्जेस्ट पार्टी बन करके उभरी और बड़ी पार्टी होने के नाते इन्हें प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन 13 दिनों में सरकार चलाने के बाद में ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और इनकी सरकार गिर गई। फिर बीच में 2 कांग्रेस की सरकारें आई, फिर 98 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, लेकिन सरकार बनाने के आंकड़े से बहुत पीछे रही। तब अटल जी ने 24 पार्टियों को मिलाकर के एनडीए अर्थात राजद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी एक गठबंधन बनाया। उसमें 81 मंत्री के पद जनरेट किए गए। यह सरकार भी 13 महीने ही चल पाई, लेकिन इन 13 महीनों में उन्होंने देश को परमाणु संपन्न देश बना दिया, क्योंकि उसी वर्ष राजस्थान के पोखरण में 2 भूमिगत परीक्षण कराए गए और दोनों सफल रहे और यह परीक्षण
एनआईए अर्थात अमेरिका की कोई खुफिया एजेंसी है, उन्होंने भारत पर नजरें गड़ाई रखी थी। उसके बावजूद यह परीक्षण कराने में सफल रहे। हालांकि इसका विरोध बहुत सारे पश्चिमी राष्ट्रों ने किया। भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा चोट करने का प्रयास किया, लेकिन अटल तो फिर भी अटल है और उन्होंने सब चीज का सामना किया और जितने प्रतिबंध लगाए गए थे वे सारे प्रतिबंध उन पश्चिमी देशों को वापस लेने पड़े और एक शांति संपन्न देश होने की छवि पूरे विश्व में इन्होंने स्थापित किया। अगले ही वर्ष 1999 में फिर से चुनाव हुए और इस चुनाव में पार्टी ने पहली बार 300 से के ऊपर का आंकड़ा पार किया और अटल जी की सरकार पूरे 5 वर्ष अर्थात 1999 से 2004 तक का कार्यकाल पूरा किया। अर्थात ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक पूर्ण कार्यकाल पूरा किया, जबकि उस समय 95-96 लाल कृष्ण आडवाणी की छवि या कद अटल बिहारी वाजपेयी से ऊंचा था, लेकिन उन पे हमेशा एक हिंदूवादी होने का ठप्पा लगा हुआ था, क्योंकि बाबरी विध्वंस में या राम मंदिर में उनकी सक्रिय भूमिका थी और अटल जी संघ से जुड़े रहने के बावजूद इनकी छवि धर्मनिरपेक्ष थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के बावजूद भी लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री के पद के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आगे किया। और दूसरी, ये प्रखर वक्ता ओजस्वी भाषण देने वाले भी थे, जिनसे इनकी छवि और इनकी भाषण से लोग प्रभावित होते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 2004 के चुनाव भीषण गर्मी के बीच हुआ, जिसमें इन्होंने नारा दिया था शाइनिंग इंडिया। लेकिन ये चुनाव हार गए और अगले ही वर्ष इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी। अर्थात पहले 13 दिन, फिर 13 महीने और 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। कुल मिलाकर 9 बार सांसद और 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे। युवा अवस्था में ही अपने आप को राष्ट्र के प्रति झोंक देने की क्षमता रखने के कारण इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने के प्रतिज्ञा लिया, अर्थात अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली इन्होंने। इसी कारण इनको भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। और एकमात्र ऐसे सांसद जिन्होंने भारत के 4 राज्यों में प्रतिनिधित्व किया, मध्य प्रदेश, दिल्ली,
उत्तर प्रदेश और गुजरात, दिल्ली के दिल्ली संसदीय सीट, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और लाल कृष्ण आडवाणी पर प्रतिबंध होने के कारण गांधीनगर सीट से भी इन्होंने चुनाव जीता। अर्थात 4 राज्यों से सांसद चुने जाने वाले अकेला सांसद रहे। लोकतंत्र की सजग प्रहरी इनको ऐसे इसलिए कहा जाता है कि देश की बागडोर और प्रगति को एक नया आयाम दिया, परमाणु परीक्षण कराया, शांति संपन्न देश की सूची में भारत को ऊपर रखा, शांति के पैगाम देने वाले अटल जी आवश्यकता पड़ने पर कारगिल जैसे युद्ध का नेतृत्व भी किया और उन्होंने कहा था कि हम शांति के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि युद्ध से मैं पीछे हटता हूं। उस कारगिल के युद्ध में भारत की आर्थिक और मानव क्षति भी हुई और उनकी एक सबसे बड़ी योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एस्केप, GQS, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एस्केप, जिसमें इन्होंने 4 महानगरों को सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई और उनके कार्यकाल में इतने सड़कों का निर्माण हुआ जितना निर्माण शेरशाह सूरी के समय हुआ था। कविताओं से सबको प्रभावित करने वाले 51 कविताओं की इनकी सीरीज भी है, जिसमें कैद में रहते हुए आपातकाल के दौरान उन्होंने अमर आग लिखा था और वे हमेशा कहा करते थे, मेरी कविता युद्ध की घोषणा है, हारने वालों का निर्वासन नहीं। अपनी छवि, अपने व्यक्तित्व और अपने ओजस्वी भाषण से संपूर्ण राजनीतिक पार्टियों पर अलग पहचान रखने के कारण ये पक्ष में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, हमेशा इनका सम्मान रहा है। यहां तक कि पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार थी और ये विपक्ष में थे और इन्हें प्रतिनिधि के रूप में जिनेवा भेजा गया था, ऐसे सम्मानित और उस व्यक्तित्व के धनी थे। इनके ऊपर फिल्में भी बनाई गई और राजनीति में इनका कोई जोड़ नहीं रहा, क्योंकि कभी इन पे पार्टी की छाप नहीं रही और शायद भारतीय जनता पार्टी में एक इकलौता राजनेता रहे जिन पे कभी हिंदूवादी होने का धब्बा नहीं लगा। हिंदुओं के प्रबल समर्थक होने के बावजूद धर्मनिरपेक्ष छवि रही इनकी। तो आज इनके राजनीतिक और इनके व्यक्तित्व को हमने देखा। फिर कभी दूसरी कड़ी में इन पे विशेष विश्लेषण दूंगा। चलते चलते इनकी कविता का एक और छंद, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में,
अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद।